बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा पेडागोजी का 11th लेक्चर है, 11वां लेक्चर होगा हमारा। लेकिन आपको पता है कि आपका FGA, SST और TGT जो दोनों सीटें आपकी थी, इसमें आपका जो पेपर है 1 जून को आ गया है। इसलिए हमने फास्ट ट्रैक सेशन भी साथ साथ चलाया हुआ है। तो ये हम आज एक टॉपिक अपना करेंगे करिकुलम वाला। इसको मैं कंप्लीट टॉपिक आपको करवाने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ आपको पता है कि हम आपको MCQ डेटा भी शेयर कर रहे हैं। तो ये इस फाइल के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे ना, अभी मैंने ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये फाइल शेयर की है, ठीक है। इसके बिल्कुल बॉटम पे जाएंगे ना, नीचे जाएंगे तो आपको आपके MCQ डेटा भी मिल जाएगा, ठीक है। कल मैंने आपको तकरीबन 300 MCQ शेयर किया था और आपको उसका मैंने टेस्ट भी अभी दिया था। अभी हम टेस्ट भी इसका सॉल्व कर लेते हैं। अभी जो मैंने आपके ग्रुप में इसका टेस्ट शेयर किया था ना, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि उसकी आंसर की भी शेयर कर दे, वो मैं आपको सॉल्व करा देता हूं, ठीक है। और ये आपके 300 MCQ तकरीबन थे कल, और आज इसमें और मैंने ऐड कर दी है। ये तकरीबन आपका 600 MCQ बन गया आज, ठीक है। ये आपके पास तकरीबन 637 MCQ हो गए, ठीक है। तो ये 600 MCQ अगर आप कर लेंगे शाम तक, तो रात को 8 बजे इंशाल्लाह मैं अगेन एक आपका टॉपिक करवा दूंगा, साथ आपको 300 MCQ और दे दूंगा इंशाल्लाह। हमने 2-3 दिन में आपका 1800 MCQ जो है वो सारा कंप्लीट कर लेना है, और उसके बाद आपके टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। साथ रात को आज हम इंशाल्लाह अपना जो है ना जी इंग्लिश को भी साथ स्टार्ट कर लेंगे। और आपको मैंने कहा था कि 1 जून तक आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। इसमें किसी किस्म को कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बात यह है अगर कोई मसला बन जाए, जैसे अभी ये हो गया है कि आपका पेपर अचानक आ गया, तो इसमें रोने धोने वाली कोई बात नहीं होती, परेशान होने वाली बात नहीं होती, बल्कि जो भी आपके सामने सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें कि हमने इस सिचुएशन से अब निकलना किस तरीके से है, बजाय इसके कि हम परेशान हो जाएं, क्विट कर जाएं। तो आपके क्विट करने से डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तो लोग और भी मिल जाएंगे। तो आपने अपना ही नुकसान करना है, अपना कैरियर तबाह करना है। तो आप ये 8 दिन है तो 8 दिन बड़े होते हैं, थोड़े भी नहीं। 8 दिन में इंशाल्लाह हम आपका सिलेबस सारा कवर करवा लेंगे। इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो पहले जो मैंने आपका टेस्ट शेयर किया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वो मैं देख लूँ, आपको वो थोड़ा सा आपको समझा दूंगा अपना टेस्ट कैसे करना था। उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर। तो ये जनाब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको ये टेस्ट शेयर किया था, नीतिया आज की फाइल मैंने शेयर कर दी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये टेस्ट पहले खोल लेते हैं, मैं आपको टेस्ट आपको सॉल्व करवा दूं, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि आपने टेस्ट किस तरीके से आपने सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट था। अभी जो मैंने आपको रात को 300 MCQ दिए थे, उनमें से मैंने यह टेस्ट आपको बना के सेंड किया था। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये जो टेस्ट है हमारे MCQ और तरह के थे और टेस्ट में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो इस बात यह है कि चीजें सारी वही होती हैं, पेपर में भी जाकर यही चीजें आनी है, लेकिन क्या होता है थोड़ी सी स्टेटमेंट को वो घुमा देता है, थोड़ी सी प्रोफेशनल वर्डिंग यूज करता है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये कहां से आ गया। हालांकि अभी तक मैं अभी आपको करवाता हूं ये सारा, तो आपने देख लेना है कि बिल्कुल ये आसान चीजें थी, तो आप परेशान हो रहे थे टेस्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखें जी, द इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू। आप जो इमोशनल एडजस्टमेंट है स्टूडेंट की, उसको कंट्रीब्यूट्स का क्या मतलब होता है कि स्टूडेंट्स की जो आपके पास उसकी जो स्टूडेंट की लाइफ है या स्टूडेंट का बिहेवियर है, उसमें क्या चीज ऐड करती है, ठीक है। जो इमोशनल एडजस्टमेंट है, जो बच्चे की इमोशनल एडजस्टमेंट है, जो बच्चा इमोशनली फॉर एग्जांपल वो आपके क्लासरूम में बैठा हुआ बच्चा, तो वो इमोशनली खुश है, अब उसके जज्बात ठीक हैं, क्लासरूम बैठने के लिए वो तैयार है, खुशी से बैठा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, वो जनाब डिसिप्लिन से भी बैठेगा। वो आपके टीचिंग मेथड जो आपका है, जो आप पढ़ा रहे हैं, उसमें भी जनाब आपको फायदा हो जाएगा कि बच्चा आराम से पढ़ लेगा, ठीक है जी। पर्सनैलिटी भी उसकी डेवलप होगी। तो ये ऑल ऑफ अबव इसका आंसर था, ठीक है। तो यहां से आपने देखना क्या है, जब भी आप पेडागोजी का पेपर क्लियर कर रहे होंगे या इसमें अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, आपने 2 चीजों पे ख्याल रखना होता है। नंबर 1, जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी पेडागोजी में आउटकम की बात करेगा, तो आउटकम आपका बच्चा होता है, मरकज आपका महवर बच्चा होता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपने बच्चे को पनिशमेंट के हवाले से किसी किस्म के भी कोई भी जो ऑप्शन आ जाए आपके क्वेश्चन में, तो पनिशमेंट को आपने कभी भी किसी भी सूरत में आपने क्या करना है, उसको आपने जनाब उसको सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। तीसरी बात यह है कि जो टीचर है, टीचर्स की जब भी आप टीचर्स के हवाले से बात आएगी ना, जब भी टीचर्स के हवाले से बात आएगी, तो एक्टिविटी के हवाले से अब बात करेगा, एक्टिवनेस आपने शो करना है। अब देखें यही सारे में ये 2 चीजें आपको बताई हैं। एक बच्चा महवर होगा, पनिशमेंट को आपने अवॉइड करना है, टीचर को एक्टिव रखना है। ये 3 बातें अपने माइंड में रखनी है। यही तीनों बातें आप माइंड में रख के सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपका सारा क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला होते जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द टीचिंग स्किल। अब टीचिंग स्किल क्या होती है जी, अगर टीचर क्वेश्चन करता है तो इसका मतलब है वो अच्छा टीचर है। अगर वो बच्चों से क्वेश्चन ही नहीं करता, यूजिंग चाकबोर्ड, ठीक है जी, एक्सप्लेनिंग क्लियरली, ये सारी चीजें क्वालिटी जो टीचर में होनी चाहिए, जिसका भी ऑल ऑफ अबव आंसर करेक्ट था। अगला था जी, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन रिलाइज मोस्टली ऑन गिविंग नोट्स, मोनोटोनियस लेक्चर्स, स्पीकिंग एक्सट्रीम पावर विद रेलिवेंट एग्जांपल्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन है, इसमें अगर आप अच्छा बोलते हैं और इसकी रेलिवेंट एग्जांपल्स भी देते हैं, तो आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है।
आप जस्ट नोट्स देते जाएं फिर भी कोई फायदा नहीं है, मोनोटोनस लेक्चर देते जाएं आप अकेले बोलते रहें, वो भी उसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, लाउड वॉइस का भी इतना फायदा नहीं है कि आप उतने ऊंचा ऊंचा बोलते रहें, चाहे बोलें ठीक ना। तो आपके पास स्पीकिंग अच्छा बोलें, और आप क्या करें जी, इसमें उसमें रेलिवेंट एग्जांपल्स भी ऐड करें। अगला क्वेश्चन था, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन पेडागोजी। और पेडागोजी के 3 टीचिंग लेवल्स आपको मैंने पढ़ाए थे। सबसे पहला आपका था मेमोरी लेवल, मेमोरी बच्चों को याद करवाना, ठीक है जी। दूसरा आपके पास था अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल वो अंडरस्टैंड करे। तीसरा था आपके पास रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल मीन का जो आपने उसको पढ़ाया उसकी पर्सनैलिटी से वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए चीजें, ठीक है। 3 लेवल थे। तो डिफरेंशिएशन लेवल तो इसमें है ही नहीं था, ठीक है जी, डिफरेंशिएशन लेवल इसमें मौजूद नहीं था, तो ये आपके पास सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था। अगला आपके पास आ जी, टीचर सेंटर्ड अप्रोच इज ऑब्जर्व्ड एट विच लेवल ऑफ टीचिंग। अब टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है, जिसमें टीचर के पास पूरी अथॉरिटी होती है। टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, ये सारे मैंने आपको करवाए थे टीचिंग मेथड्स में, ठीक है। तो अब अगर टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, मीन के टीचर अपने आप को सारा कुछ समझ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अथॉरिटेरियन अप्रोच रख रहा है कि वो अपनी अथॉरिटी जमा रहा है अपने क्लासरूम के ऊपर, वो बच्चों को कुछ भी जो ना उनको कोई इजाजत नहीं दे रहा को बच्चा बोल ले, ठीक है। तो ये आपके पास मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव नहीं बल्कि अथॉरिटेरियन लेवल पे जाकर क्या करेगा, वो वहां पे टीचिंग को नजर आएगा कि ये बंदा जो है टीचर सेंटर्ड मेथड यूज कर रहा है। अगला था जी, द सक्सेस ऑफ ए टीचिंग प्रोफेशन डिपेंड्स ऑन। तो आपके पास जो टीचिंग का जो सक्सेस है ना जी, उसमें क्या होगा जी, हाई क्वालिफिकेशन, लॉन्ग एक्सपीरियंस, क्वालिटी ऑफ वर्क या सैलरी बेनिफिट्स। तो ये जो हाई क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है टीचर अच्छा बनने के लिए, एक्सपीरियंस भी अच्छा जरूरी नहीं है, सैलरी बेनिफिट्स भी नहीं होते हैं। आपका अच्छा करने के लिए कहते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क, अच्छा काम करेगा तो उसकी जो ना टीचिंग प्रोफेशन उसका अच्छा होगा। टीचर चाहे वो ज्यादा तनख्वाह लेने वाले हो सकते हैं, वो कम तनख्वाह लेने वाले से जो ना ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हो, कम तनख्वाह लेने वाले ज्यादा तनख्वाह लेने वाले से, ठीक है जी। हो सकता है जो पुराने टीचर्स हैं उससे नया टीचर अच्छा पढ़ा रहा हो, लॉन्ग एक्सपीरियंस भी काम ना आ रहा हो, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ वर्क है ना, ये आपकी अच्छी प्रोफेशन को जनाब ये रिफ्लेक्ट करता है। हु डेवलप द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन, ये फ्लेंडर ने कहा था जी। आगे जी, व्हाट शुड अ टीचर डू इफ स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग द क्लास रेगुलरली। अगर बच्चे क्लास को रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे, कंप्लेन टू प्रिंसिपल ये नहीं करना, इग्नोर भी नहीं करना, रिड्यूस होमवर्क भी नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, आप उन्हें अंडरस्टैंड करें और उनकी रीजन को तलाश करने की कोशिश करें, पॉजिटिव आपने रहना है, ठीक है। बच्चों को सजा नहीं देनी किसी किस्म की, ठीक है जी। ये देखिए ना, कंप्लेंट टू प्रिंसिपल ये तो सजा होगी ना जी, ठीक है। इग्नोर करेंगे टीचर पैसिव हो जाएगा। 3 बातें आपको मैंने बताई थी, एक मरकज बच्चा है उसको पनिश नहीं करना, टीचर ने एक्टिव रहना, ये 3 बातें आपने यही माइंड में रखनी है और आपका आंसर आपको मिल जाया करेगा, ठीक है जी। उसके बाद ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर टीचिंग एफिशिएंसी इज गुड अपीयरेंस, मास्टरी ऑफ टीचिंग स्किल्स, कमांड ऑफ लैंग्वेज, लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस, तो मास्टरी ऑफ टीचिंग स्किल्स। अगर आप अपनी टीचिंग स्किल्स में एक्टिव होंगे, मास्टर होंगे, तो आपकी क्या होगी, आपकी टीचिंग एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी। इमीडिएट आउटकम ऑफ गुड टीचर इज, अब गुड टीचिंग इमीडिएट आउटकम क्या जी, आपका महवर बच्चा है, ठीक है जी। चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर, ये आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है जी। बच्चे की डेवलपमेंट आपने करनी है। अगला क्वेश्चन था, इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स। अब इफेक्टिव टीचिंग में क्या कुछ होता है जी, एक्टिव टीचर पैसिव स्टूडेंट ये नहीं होता, एक्टिव टीचर एक्टिव स्टूडेंट, ये आपके पास करेक्ट आंसर था। टिचर ने भी एक्टिव रहना है, बच्चा भी एक्टिव रहे, ठीक है जी। पैसिव टीचर एक्टिव स्टूडेंट ये गलत है, ठीक है जी। लेक्चर ओनली फॉर्मेट ये भी गलत था। अगला क्वेश्चन था, बिफोर एंटरिंग द क्लास टीचर मस्ट। अब वही बात है, आपका मरकज बच्चा है, टीचर एक्टिव होना चाहिए, कोई पनिशमेंट आपने नहीं देनी, ये 3 बातें आपने याद रखनी है। गेट अप्रूवल फ्रॉम प्रिंसिपल ये नहीं होना चाहिए, आस्क स्टूडेंट टू ब्रिंग बुक्स ये भी नहीं है, प्लान ऑब्जेक्टिव एंड लेसन, टीचर आपका जो ना वो प्लान करके अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, ठीक है जी। ये आपके पास करेक्ट आंसर था। अगला आपके पास आंसर था जी, आपका जो क्वेश्चन आपके पास है वो था जी यहां पे, वन की रोल ऑफ टीचर इन मॉडर्न क्लासरूम इज। अब मॉडर्न क्लासरूम में टीचर का क्या की रोल है, डिक्टेटर नहीं होता, वो सुपरवाइजर नहीं होता, मॉनिटर भी नहीं होता, लीडर एंड गाइड होता है, लीडर होता है और गाइड करता है, ठीक है जी। अब यहां पे मॉनिटर जो है ना, मॉनिटर और मेंटोर में क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है वो। मॉनिटर एक होता है मॉनिटर, ठीक है, ये आपके पास ये पुरानी टर्म थी। एक है मेंटोर, MENTOR, मेंटोर। मॉनिटर होता है जो किसी चीज को मॉनिटर करना, उसको देखना, उसकी आपने क्या करना है, उसकी आप समझ लेंगे क्रिटिकल, उसको तनकीदी देख रहे हैं, उसकी गलतियां पकड़ रहे हैं। लेकिन मेंटोर क्या होता है, मेंटोर होता है किसी को आप ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करने के साथ साथ जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, जो उसको डिफिकल्टीज आ रही हैं, उसके साथ उसका डिफिकल्टी दूर करने में उसकी मदद करें, ठीक है। मेंटोर मॉनिटर भी होता है साथ साथ,
और साथ साथ उसमें क्या होता है जी, उसका लीडर भी होता है, उसका गाइडर भी होता है, उसको गाइड भी कर रहा होता है, ठीक है जी। उसके बाद आप कहते हैं इनकलकेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स कैन बी बेस्ट डन थ्रू, पनिशमेंट आपने नहीं देनी, स्टोरी टेलिंग हो सकता है, लेकिन इसमें आज जो है ना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को करिकुलर एक्टिविटीज ये आपके पास है, ठीक है। मोरल वैल्यूज अगर आप बच्चे में ऐड करना चाहते हैं तो फिर आपने उनको को करिकुलर एक्टिविटीज में आपने ऐड कराना है, ठीक है जी। उसके बाद जी अब ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज है इसका पहला नाम होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अब एक्स्ट्रा करिकुलर का लफ्ज नहीं होता बल्कि को करिकुलर का लफ्ज इस्तेमाल होता है जी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज यूजफुल बिकॉज इट एंटरटेन लर्नर्स, इट रिप्लेस टीचर्स, इट मेक्स टीचिंग मोर इफेक्टिव। तो ये मोर इफेक्टिव ये क्वेश्चन आपका करेक्ट था, ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन करेक्ट था। सी वाला ऑप्शन इसका ठीक था, सी वाला, इट मेक्स टीचिंग मोर इफेक्टिवली। तो जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हम क्या करते हैं, टीचिंग को ही एनहांस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन हेल्प्स इन प्रमोटिंग स्टूडेंट विदाउट टेस्ट, रिड्यूसिंग होमवर्क, असेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट। ये आपके पास है, बच्चे की डेवलपमेंट आपका मेन फोकस है। तीन बातें आपको बताई थी, बच्चे का फोकस, बच्चा होना, आप मरकज आपका बच्चा है, टीचिंग आपने विदाउट पनिशमेंट करनी है, टीचर आपने एक्टिव रखना है, ठीक है जी। और जो कुछ भी है आपकी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए जो जितने भी एवी एड्स होते हैं ना, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, एड्स हैं, साथ साथ आप एवी एड में विजुअल ऑडियो एड्स आप यूज कर रहे हैं, वो सारी आपकी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए होती हैं, ठीक है जी। टीचर हु आर एंथुसियास्ट यूजुअली, जो टीचर के एंथुसियाज्म से काम करता है वो क्या करता है, स्टूडेंट्स को इग्नोर नहीं करता। इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन लर्निंग, फोकस ओनली ऑन द सिलेबस, ये भी नहीं होता टू आउटडेटेड मेथड नहीं, बल्कि ये इन्वॉल्व स्टूडेंट इन लर्निंग, हमारा फोकस बच्चे पे है। फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूं, तीन बातें सिर्फ माइंड में रखनी है। फोकस आपका बच्चा है, आप अपने ऑप्शन में देखें बच्चे का फोकस कोई आ रहा है वो आप लगा दें, बच्चे को पनिश नहीं करना और आपने एक्टिव रहना है। टीचिंग मेथड्स आपने अपने इंप्रूव करने हैं, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विजुअल टीचिंग एड, विजुअल के अंदर ब्लैक बोर्ड नजर आता है, मैप भी नजर आता है, फिल्म भी आप दिखाते हैं बच्चों को, लेकिन रेडियो पे कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ उसमें आवाज आती है, ठीक है। ये आपके पास ऑडियो एड होता है, ये विजुअल एड नहीं होता। क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग इज इंपॉर्टेंट टू वेस्ट टाइम नहीं, प्रमोट फियर भी नहीं, एंश्योर एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। ये है आपने, फिर वही बात आ गई, बार बार आपको बता रहा हूं कि आपका मरकज बच्चा है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेडागोजी इज टू, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेडागोजी के क्या जी, पेडागोजी असल में होता क्या है, मैंने आपको जब पेडागोजी स्टार्ट कराई थी ना जी, पेडागोजी और एंड्रागोजी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। पेडागोजी होती है जी टीचिंग, पढ़ाने के तरीके, टीचिंग मेथड्स, ठीक है जी, आपने कैसे पढ़ाना है, ठीक है, ये पेडागोजी है। प्रोवाइड फैक्चुअल नॉलेज नहीं, ये कुछ भी हमें नॉलेज नहीं देती। ट्रेन टीचर्स इन टीचिंग मेथड, ये है कि टीचर्स की ट्रेनिंग जब आप कर रहे हैं ना कि आपने किस तरीके से पढ़ाना है, ये आपकी पेडागोजी है। और ये पेडागोजी क्या है, बच्चों को पढ़ाने के तरीकों का, बच्चों का टीचर को बताना है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। इसके पैरेलल होती है एंड्रागोजी, एंड्रागोजी होती है बड़ों को या अडल्ट्स को पढ़ाने के तरीके जो सिखाए जाते हैं उसको एंड्रागोजी कहते हैं। ये आपका टेस्ट था, रात को 8 बजे चला था। नेक्स्ट भी टेस्ट अपलोड करूंगा, ऐसे ही आपको समझा दूंगा और आपको साथ साथ टेक्निक्स बताऊंगा कि आपने एमसीक्यूज कैसे कैसे करने हैं। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो लेक्चर में आज हमने पढ़ना है जी करिकुलम, करिकुलम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, करिकुलम की टाइप्स पढ़ेंगे, करिकुलम की फाउंडेशंस पढ़ेंगे, इसकी असेसमेंट पढ़ेंगे, उसकी जनाब जितनी भी एस्पेक्ट में आपके करिकुलम के वाले से क्वेश्चन आ सकते हैं वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये करिकुलम वाला टॉपिक हमारा 4 लेक्चर्स पे होना था, 4 लेक्चर्स भी इसको हमने कंप्लीट करना था। अब चूंकि आपके पास टाइम थोड़ा है तो अब 4 लेक्चर्स को मैंने इकट्ठा करके एक लेक्चर में इसको कंप्लीट करना है। तो अब चूंकि एक लेक्चर में फिर उस तरीके से तो नहीं पढ़ाया जा सका जैसे हमने इसको एक्सप्लेन करके पढ़ाना था, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो या आपको शौक हो पढ़ने का, ठीक है, तो आपको जो मैंने पेडागोजी की कंप्लीट बुक सेंड की थी ना जी, कंप्लीट बुक सेंड की थी, मैं आपको दिखा भी देता ये, बल्कि मैंने दोबारा सेंड कर दिया अपने ग्रुप में क्योंकि कुछ लोग आज भी ऐड हुए थे, कुछ कल न्यू ऐड हुए थे, तो ये मैंने पेडागोजी की बुक आपको दोबारा भी सेंड कर दिया। जो मेरी अपनी बुक है ये तकरीबन 357 पेजेस की है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे ना, इसको मैं अगर आपको खोल के दिखाऊं तो अगर ये जो हमारी बुक है पेडागोजी की कंप्लीट बुक है, इसको अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसमें सारी डिटेल से लिखी हुई हैं चीजें, ठीक है। अगर आप जो हमारा करिकुलम वाला है, अगर इसमें से आप करिकुलम को पढ़ेंगे ना जी, इसमें अगर आप करिकुलम को पढ़ेंगे, करिकुलम का टॉपिक यहां पे नीचे होगा कहीं पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके ढूंढना पड़ेगा कि हमारा करिकुलम का टॉपिक यहाँ पे कहाँ पे है, ठीक है, हम देख लेते हैं। तो यहां से अगर आप पढ़ेंगे अपना करिकुलम का टॉपिक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन वे में लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल के साथ लिखा हुआ है इसमें सारा जो, ठीक है। ये हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ गया, इसके नीचे कहीं पे आपके पास करिकुलम का ये इंट्रोडक्शन हिस्ट्री आ गया,
ठीक है। यहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे, वन लाइनर भी मिल जाएगा आपको, अब इसकी थ्योरी भी आपको मिल जाएगी, हर चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये जो आपकी एमसीक्यू पेडागोजी की बुक है ना हमारी, जो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अभी मैंने दोबारा शेयर कर दी है, ठीक है। ये हर टॉपिक है ना जी, उसकी थ्योरी भी मौजूद है, उसके एमसीक्यूज मौजूद है, उसके वन लाइनर मौजूद है, उसके पास्ट पेपर्स मौजूद हैं, ठीक है। ये आपके पास एजुकेशन असेसमेंट आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा करेंगे नीचे कोई ना, यहाँ आपको ये टाइप्स ऑफ असेसमेंट आ गया, ठीक है। और उसके बाद इसके एमसीक्यूज आ गए असेसमेंट के। थोड़ा सा नीचे हम चलते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा करिकुलम भी, कहीं पे आपको करिकुलम का भी पूरा टॉपिक इंशाल्लाह यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये कौन सा टॉपिक है, ये प्लानिंग मैनेजमेंट आ गया एजुकेशन, ठीक है जी। इसके नीचे मेरे ख्याल में कहीं पे होगा आपका करिकुलम, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को ये चल रहा है यहाँ पे, तो ये आ गया जी आपके पास स्कूल डिसिप्लिन आ गया, ठीक है। ये जी 315 नंबर पेज पे, 315 पेज पे आपका करिकुलम डेवलपमेंट असेसमेंट आएगा, और ये तकरीबन आपके पास होगा 50 पेज का। ये करिकुलम यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसको बड़ी डिटेल के साथ लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये करिकुलम आ गया, ये सारी उसकी थ्योरी आ गई, उसके नीचे इसकी वन लाइनर आ गई, ठीक है। करिकुलम की वन लाइनर, इसके एमसीक्यूज आपके पास आ गए, बड़ी डिटेल के साथ इसके लिखे हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसके पास पेपर्स आ गए, ठीक है जी। करिकुलम के हवाले से ये तकरीबन 50 पेजेस पे चलता है आपका करिकुलम, ठीक है। तो अगर आप इसको वेरी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैंने इसको शार्ट करके जो आज का लेक्चर है उसमें हमने करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल शार्ट है। तो चलते हैं जी, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। अब इसमें क्या होता है, करिकुलम होता है क्या असल में, करिकुलम कम्स फ्रॉम लैटिन रूट करी, इसका मतलब है टू रन। टू रन मतलब है किसी चीज को चलाना, किसी भी चीज को चलाने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं करिकुलम। जैसे किसी भी मुल्क को चलाने के लिए उसका आइन होता है ना जी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है जी। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आइन होता है। इसी तरीके से किसी भी अदारे को चलाने के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से यूज होता है लफ्ज, उसको हम कहते हैं करिकुलम, निसाब, ठीक है जी। ये आपके पास करिकुलम आ गया, ठीक है। तो विच लेटर कम टू द स्टैंड एज अ पर्पस कोर्स ऑफ स्टडी। करिकुलम इज द सम ऑफ टोटल आर लर्निंग कंटेंट्स, एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सेज दैट वन पर्पसली सिलेक्टेड, ऑर्गेनाइज्ड एंड इंप्लीमेंटेड बाय द स्कूल इन परस्यूट ऑफ द पर्टिकुलर मैंडेट एंड डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूशन लर्निंग ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या मतलब है कि किसी भी आपका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, उसका गोल है, जो उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट उसने करनी है, जो भी उसके जनाब मैंडेट उसका है, उसको हासिल करने के लिए जो उसको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होते हैं, जो उसने एक्टिविटीज करवानी है, जो उसने काम करने हैं, उस सारे के सारे को हम कहते हैं करिकुलम। अब करिकुलम के अंदर ही आपके पास आता है सिलेबस आता है, इसके अंदर ही आपके पास कोर्स आते हैं, इसके अंदर एम्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव, सारा कुछ इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये एक ब्रॉडर टर्म है करिकुलम। अब करिकुलम और सिलेबस में क्या फर्क है वो भी हम पढ़ लेते हैं, अभी कोर्स में क्या फर्क है वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम। करिकुलम के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं, टोटलिटी होती है, इसमें टोटल एक्टिविटीज में शामिल होती हैं। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबों की बातें करें, आप स्कूल की बिल्डिंग की बात ना करें, टाइम टेबल की बात ना करें, हाइजीनिक की बात ना करें, ऐसे हर चीज इसमें मौजूद होती है, ठीक है जी। कोर करिकुलम में आती है, अ मीन टू एन एंड, ठीक है जी। अब एंड तक इसमें कंप्लीट चीज होती है। टोटल स्कूल एनवायरनमेंट होता है, टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस होती है, मिरर ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर ट्रेंड्स, ठीक है जी। करिकुलर भी मीन के आपके निसाब की भी है, जो आपके पास जो किताबों की है, और को करिकुलर चीजें उस सब का जो मिरर होता है, ठीक है जी। डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर पर्सनैलिटी, तो प्रोसेस ऑफ लिविंग, डायनामिक वगैरह, ये सारी की सारी इसके क्या जी करिकुलम के आपके पास होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्टर्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम के बेसिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं। सिचुएशनल एनालिसिस, आपकी सिचुएशन इसकी मतलब क्या है उसको एनालिसिस करके अपना बनाना होता है करिकुलम। सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव आपने अपने मकासद सेट करने हैं। कंटेंट आपका क्या होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होंगे, और एवेल्यूएशन इसकी क्या होगी। ये सारे के सारे बेसिक फैक्टर्स हैं आपके करिकुलम के, कि मीन के करिकुलम बना के एंड पे आपने एवेल्यूएट भी करना होता है कि करिकुलम क्या ठीक बना है कि नहीं, ठीक है जी। कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास तीन है जी, प्रोग्राम ऑफ स्टडीज, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस, ठीक है। ये सारे इसके होते हैं जी, कंपोनेंट होते हैं करिकुलम के। अब करिकुलम और सिलेबस में क्या फर्क है जी। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनेस्को की आपसे एब्रिविएशन पूछ सकता है वो, ठीक है जी। पब्लिकेशन एंटाइटल्ड द प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक मैन्युस्क्रिप्ट हैज डिफरेंशिएट द करिकुलम एंड सिलेबस हैज। करिकुलम क्या जी, करिकुलम सेट्स आउट द सब्जेक्ट टू बी स्टडीड, देयर ऑर्डर एंड सीक्वेंस, एंड सो एंश्योर द सम बैलेंस बिटवीन ह्यूमैनिटीज एंड साइंस एंड कंसिस्टेंसी द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट्स, thus facilitating balance between the humanities and science and consistency the study of subjects, thus facilitating inter-subject links. It follows that the curriculum determines the amount of school time allotted to the each subject, the aim of teaching each subject,
पीस ऑफ साइकोमोटर डोमेन विच टेक्स टाइम टू एक्वायर एंड पॉसिबली, क्या मतलब है कि करिकुलम आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि आपने कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, किस सब्जेक्ट को किस मकसद के लिए पढ़ाना है, किस सब्जेक्ट्स को कब पढ़ाना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किसको कम देना है, किसको ज्यादा टाइम देना है। ये सारी की सारी आपकी जो प्लानिंग है, जो आपकी मैनेजमेंट है, वो आपका करिकुलम है। लेकिन जो सिलेबस क्या है जी, सिलेबस ये है द सिलेबस डिटरमाइन द बेसिक कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ गिवन सब्जेक्ट्स एंड द रेंज ऑफ नॉलेज एंड स्किल which the pupil must acquire and establish the detail in the theme and individual point to be studied in each school year। क्या मतलब है, सिलेबस आपके पास है कि एक आपके पास मखसूस आपके पास जो है ना जी कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन मीन के मालूमात का एक समझ लें कि आप मजमुआ है, ठीक है, कि एक मखसूस वक्त में बच्चे ने ये जितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, जितनी मालूमात उसने, जितना नॉलेज एक्वायर करना है एक मखसूस क्लास में या एक मखसूस टाइम में या एक मखसूस स्टेज पे जाकर जो उसने करना है, वो आपके पास आपके सिलेबस होता है। ठीक है, जो आपके पास क्या होता है सिलेबस, ये और सिलेबस आपका क्या होता है, वो ये आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, एक सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। ठीक है जी, और एक होता है कोर्स। कोर्स में आपके पास क्या होता है जी, कोर्स आप पढ़ने होते हैं, जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना कि आपने कितने कोर्स पढ़े हैं, सब्जेक्ट कितने पढ़े हैं, उसको हम कोर्स भी कहते हैं। ठीक है जी, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है जी, करिकुलम डेवलपमेंट। जब हमें करिकुलम को डेवलप करना है, कैसे बनाना है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है जी, करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड ऑफ द टीचर्स टू गिव ट्रेनिंग टू चिल्ड्रन इन द आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर इन द कम्युनिटी। जो आपके पास करिकुलम का बेसिक डेवलपमेंट है, जो आपने डेवलप करना है अपना करिकुलम, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आपने लोगों को क्या करना है, ट्रेन करना है कि किस तरीके से आपने सोसाइटी में अच्छे तरीके से रहना है। ठीक है जी, आपका बेसिक पर्पस जो है वो बच्चा है कि आपने बच्चे को कैसे गाइड करना है, कैसे इसको ट्रेन करना है कि वो किस तरीके से सोसाइटी के अंदर दूसरों के साथ मिलजुल कर रहेगा। इट इज अ टूल विच कंसिडरेबली हेल्प्स टू इनकलकेट दो स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरल एक्शंस, ठीक है जी, विच आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल लिविंग इन सोसाइटी। कि वो आपने सारी की सारी जो मोरल एक्शन है ना जी, जो इखलाकियात हैं, वो आपने बयान करनी है, वो बच्चे के अंदर डालनी होती हैं, किस तरीके से वो सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। ठीक है जी, फॉर गेटिंग ट्रू सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ लाइफ इट इज देयरफॉर वेरी एसेंशियल दैट द करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन साउंड प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, आपके पास साउंड प्रिंसिपल्स के ऊपर आपने अपना करिकुलम डेवलप करना होता है, और आपका मरकज महवर क्या आपका बच्चा है कि बच्चे को आपने किस तरीके से पॉजिटिव शहरी बनाना है। ये आपका करिकुलम के आपके पास बेसिक आपके पास उसका प्रिंसिपल होता है। आप प्रोसेस क्या होते हैं करिकुलम के, फार्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव आपने सेट करने हैं कि आपने आपके मकसद क्या है करिकुलम बनाने के। फिर आपने स्पेसिफिकेशन ऑब्जेक्टिव, आपने जो अच्छा होता है ना आपके पास जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको उर्दू में कहते हैं जी अमूमी मकसद और खसूसी मकसद। ठीक है, पहले आपने जनरल ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर लिए कि आपने आपने नेशनल लेवल पे, फिर आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कर लिए कि आपने इंग्लिश उर्दू मैथमेटिक्स वगैरह में क्या क्या करना है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के अलावा आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अपने कर लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ द स्कीम ऑफ स्टडीज, मीन कि आपने किस तरीके से पढ़ाना है, उसकी स्कीम आपने सिलेबस वगैरह वो आपने तैयार करना है। प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री रीडर्स, वर्क बुक्स, टीचर गाइड एटसेट्रा, मीन क्या किताबें वगैरह फिर आपने पब्लिश करनी है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम इन द स्कूल, फिर जो आप करिकुलम बनाएंगे उसको स्कूल में इंप्लीमेंट करवाना है। एवेल्युएशन ऑफ करिकुलम एंड पे फिर आपने क्या करना है, उसकी आपने एवेल्युएट करना है उसको। ये प्रोसेस आपने ऊपर भी मैंने आपको सारा यही चीजें अपने पढ़ाई हैं। ठीक है, ये देखें, ये सिचुएशन एनालिसिस, फिर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट है, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस है, फिर आपके पास एवेल्युएशन है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास है, यही इसके जो ना प्रोसेस होता है करिकुलम का बनाने का। अब करिकुलम की फाउंडेशंस कौन कौन सी हैं, आप मीन के उसकी बुनियादें क्या हैं, किस किस बुनियाद पे आपने करिकुलम अपना बनाना होता है। सबसे पहले आपके फिलॉसफिकल आपके पास फाउंडेशन है। आपके फिलॉसफिकल फाउंडेशन कौन कौन सी है। अब फिलॉसफी क्या होती है जी, फिलॉसफी इज द परस्यूट ऑफ विजडम एंड नॉलेज। ठीक है जी, इट इज स्टडी ऑफ रियलिटीज एंड जनरल प्रिंसिपल्स, इट कंसर्न विद रिसर्च ऑफ इंटरनल ट्रूथ्स। ठीक है जी, ये जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी की डेफिनेशन भी आपने याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन पूछता है वो कि फिलॉसफी क्या है जी। फिलॉसफी है जी आपने विजडम और नॉलेज की जो आपको थर्स्ट होती है ना जी, जो आपने अक्लमंदी को सीखना, ठीक है जी, विजडम की आपने क्या करनी है, परसू करना है उसको। ठीक है जी, इसको आपने क्या करना है, अपने विजडम और नॉलेज को परसू करना है। मीन के हसूले इल्म और हसूले आपके पास जो हिकमत है उसको हम कहते हैं जी फिलॉसफी कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास फिलॉसफी होती है जी। फिलॉसफी एंड करिकुलम क्या था जी, फिलॉसफी प्रोवाइड सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर क्लैरिफाइंग इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन ऑन क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। फिलॉसफिकल वर्क कैन एड करिकुलम डेवलपमेंट इन मैनी वेज, बट इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिलॉसफी आपको बताती है
कि आपका जो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव उसकी नेचर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और जो ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हैं उनके आपस में रिलेशन, ठीक है जी। नेचर ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज, उनकी आप नेचर बताती है, ठीक है। तो ये आपके पास फिलॉसफी है, ये इन आपने जो प्रिंसिपल्स को देखते हुए आपने करिकुलम बनाना होता है। ये एक बुनियाद है अपने करिकुलम को डेवलप करने की, कि आपने किस तरीके से जो भी आप करिकुलम बना रहे हैं उसमें बच्चों को आप विजडम कैसे देंगे और उनको नॉलेज कैसे देंगे। क्या जो आप करिकुलम डेवलप करना चाह रहे हैं उसमें क्या विजडम और नॉलेज भी मौजूद है कि नहीं, ठीक है जी। वो वल्गैरिटी की तरफ तो नहीं जाएंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद फिलोसफिकल कैटेगरीज होती हैं जी, भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जी। देयर आर 3 फिलोसफिकल कैटेगरीज दैट आर पर्टिकुलर रेलेवेंस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। नंबर पास ऑन्टोलॉजी, ये भी क्वेश्चन पूछता है वो। ऑन्टोलॉजी क्या मतलब होता है, नेचर ऑफ रियलिटी। ऑन्टोलॉजी कंसर्न विद नेचर ऑफ रियलिटी बाय आस्किंग क्वेश्चन व्हाट इज रियल, ठीक है जी। रियलिटी जो है ना, सच्चाई जो होती है उसकी नेचर के हवाले से आपको कहता है जी, ऑन्टोलॉजी कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी, नेचर ऑफ द नॉलेज, ठीक है जी। नॉलेज की नेचर जो होती है उसको हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। एक्सियोलॉजी कहते हैं नेचर ऑफ द वैल्यूज, वैल्यूज की नेचर। वैल्यूज क्या होती है जी, वैल्यू आपके पास है जी, व्हाट इज गुड, व्हाट इज एट्रीब्यूट ह्यूमंस, ठीक है। अच्छाई और बुराई के हवाले से जो बात होती है उसको हम कहते हैं एक्सियोलॉजी। तो ये अब एक्सियोलॉजी की मजीद 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है एथिक्स जिसको हम अखलाक कहते हैं, एक होता है एस्थेटिक्स, ठीक है जी। एस्थेटिक्स आपके पास क्या है जी, अब एथिक्स क्या है जी, इट्स कंसर्न विद कंसेप्ट ऑफ गुड और बैड, राइट रॉन्ग एज दे अप्लाई टू ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है जी। और एस्थेटिक्स में क्या है जी, इट्स कंसर्न विद सच वैल्यू इश्यूज एज ब्यूटी एंड एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। मीन्स के एथिक्स वो चीजें होती हैं जिसमें आप फैसला करते हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है। लेकिन एस्थेटिक्स में आप क्या करते हैं कि आपका फैसला ट्रू फॉल्स में नहीं होता। इसमें कोई आप ये नहीं कह सकते ये जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये ब्यूटी है ना, अब ब्यूटी आप किसी को बदसूरत नहीं कह सकते। अगर आपको कोई चीज आपको ब्यूटीफुल नहीं लग रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों को भी ब्यूटीफुल नहीं लगेगी, ठीक है। हर चेहरा किसी ना किसी का महबूब होता है, ठीक है। इसलिए इंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब आप फॉर एग्जाम्पल किसी आप मेले पे गए हैं या किसी भी आप मीटिंग में गए हैं, आपने इंजॉय नहीं किया, इट डजेंट मीन कि वहां पे जो अब मीटिंग थी वो जो इंजॉयबल नहीं थी। हो सकता है किसी और ने इंजॉय किया हो, ये एस्थेटिक्स है। लेकिन एथिक्स जो है ना जी, एक बंदा झूठ बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो झूठ गलत है, वो हर किसी को गलत लगेगा। ये नहीं कह सकता एक बंदा झूठ बोल रहा है और 2 बंदे कहें ये इसने बात ठीक है या 2 कहें ये गलत है, ऐसा नहीं है। जो झूठ है वो झूठ है, जो ठीक है वो ठीक है, ठीक है। ये एथिक्स होते हैं और एस्थेटिक्स होती हैं जिसमें आप डिसीजन नहीं करते, ठीक है जी। उसके बाद आपके साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होती हैं करिकुलम की। साइकोलॉजिकल नफ्सियाती आपने कौन कौन सी करनी है जी। द वर्ड साइकोलॉजी ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स साइकी एंड सोल, इसका मतलब स्टडी ऑफ सोल, ठीक है जी। आपका क्या मतलब है कि स्टडी ऑफ सोल या स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, उसको हम कहते हैं जी, जो इंसान के रवैये की स्टडी है तो उसको हम कहते हैं जी साइकोलॉजी। उसको हम क्या कहते हैं जी, साइकोलॉजी, ठीक है जी। समझ आ गई है जी। तो साइकोलॉजी का क्या मतलब हो गया जी, आपने जो स्टडी ऑफ सोल है, जो रूह की आपने स्टडी करनी है, या स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी के जनाब रोल होता है जी, psychology attempts to describe, explain and predict human behavior. Psychology gives us as insight into the child development and learning, provide various techniques. means के psychology, आपने कोई भी करिकुलम बनाना है तो सबसे पहले आपको अपनी जो आपकी जो कौम है, जो आपका स्कूल है, जो आपके बच्चे हैं, उनकी साइकी को देखना पड़ेगा, उनकी नफ्सियात को देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इल्म हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या आया वो जनाब जो इल्म है वो अपनी लैंग्वेज में आसानी से कर लेते हैं, एक्टिविटी के थ्रू आसानी से कर लेते हैं, या जो ना आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन से करते हैं या एक्सट्रिंसिक करते हैं, वो सारे आपने उनकी नफ्सियात भी देखनी होती है। नफ्सियाती जब बुनियादी आप नहीं रखेंगे करिकुलम में तो करिकुलम आपका फेल हो जाएगा, ठीक है जी। फिर आपके पास है जी साइकोलॉजिकल सोर्सेज, डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेनिंग, प्रेडिक्टिंग वगैरह होती है, ठीक है जी। उसके बाद आपके सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। सोशियोलॉजी क्या मतलब है कि आपका जो मुआशरती इक़दार है ना, जो मुआशरती इक़दार हैं, उनको भी आपने देखना होता है कि आपका जो मुआशरा है वो क्या आपके करिकुलम को डेवलप एक्सेप्ट करता है कि नहीं, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल बड़ी अच्छी जो है ना, आपने उसकी फिलोसफिकल फाउंडेशन रख ली कि मैंने जो करिकुलम डेवलप किया उसमें बहुत अच्छा नॉलेज है, बच्चे सीखेंगे, उसको जनाब बड़ा प्रमोट करेंगे और जनाब बड़ा मॉडर्न किस्म की उसमें टेक्नोलॉजी शामिल है। फिर आपने जनाब क्या किया, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन भी देख ली कि हमारे जो कौम की साइकी जो है ना, जो हमारी कौम की साइकी, उस साइकी के मुताबिक मैंने अपने करिकुलम डेवलप कर लिया, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं जो कहता हूँ जी, ये जो मेरा माशरा है ये लालच से बड़ा सीखता है, उनको मैं लालच दे दूंगा जनाब अगर आप ये कोर्स कर लेंगे तो आपको इतने पैसे बनेंगे, आप ये जनाब ऐसे कामयाब हो जाएंगे, ठीक है, आपको इतनी जनाब जॉब मिल जाएगी, तो आप सीखना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपने अपनी माशरती इक़दार का ख्याल ही नहीं रखा,
आपका मुआशरा जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल आपने ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी कर दी, लेकिन आप इसको को एजुकेशन कर देते हैं, हो सकता है आपका मुआशरा को एजुकेशन को एक्सेप्ट ही ना करे। इसका मतलब आपका करिकुलम ठीक नहीं है। आपने मुआशरती इक़दार जो आपकी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है ना, उसको आपने अपने ख्याल में नहीं रखा, उसको भी आपने कंसीडरेशन में रखना था। फिर जाके आपने क्या करनी है जी, अपना करिकुलम डेवलप करना था। ये आपकी सारी होती हैं करिकुलम की, आपके पास हो गई जी फाउंडेशन होगी। अब करिकुलम के डिजाइन कौन से होते हैं जी? The curriculum developers drawing upon their personal experience, their preferred conception of curriculum and their understanding of curriculum drawn from the 146 curriculum foundation have constructed curricula according to design which may be categorized as subject centered design, learner centered design, problem centered design और core design। ये आपके पास करिकुलम के डिजाइन होते हैं कि आप सब्जेक्ट सेंटर्ड बना रहे हैं। ये मैंने आपको टीचिंग मेथड पे पढ़ाया था कि टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड वगैरह, सब्जेक्ट सेंटर्ड वगैरह, ठीक है। सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन आप कर रहे हैं करिकुलम कि आपने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है। ये सब्जेक्ट सेंटर्ड के नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, दिस ग्रुप ऑफ डिजाइन रिवॉल्व्स अराउंड द टीचिंग ऑफ एंड एस्टैब्लिश्ड बॉडी ऑफ कंटेंट दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अकोमुलेटेड विजडम ऑफ द टीचिंग एकेडमिक डिसिप्लिन। मींस के जो आपने जो बॉडी ऑफ कंटेंट इकट्ठा किया हुआ है ना, एक आपने बुक बनाई हुई है, ठीक है, उसी के ही गिर्द आपका सारा का सारा करिकुलम घूम रहा है कि आपने ये जो आपके पास बुक है इसको अपने कैसे मुकम्मल करवाना है, ठीक है जी। एक है लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड ये है कि आपने लर्नर इकट्ठे कर लिए 10, 20, 50 या 200 या अपनी कौम के वाले से, हमने इनकी मर्जी के मुताबिक चलना, ये कैसे सीखेंगे? इसमें सब्जेक्ट नहीं मैटर करेगा, इनकी मर्जी चलेगी। एक है प्रॉब्लम सेंटर्ड के मीन कि इस वक्त आपके माशरे में किस चीज़ की प्रॉब्लम है, उस चीज को एड्रेस करते हुए आपने करिकुलम में डेवलप किया, ठीक है जी। एक आपको पता है कोर लर्निंग डिजाइन। मैनी फॉर्म ऑफ कोर लर्निंग डिजाइन में बी डिस्टिंग्विश्ड एंड देयर इज एविडेंस ऑफ दीज डिजाइन हैव बीन यूज्ड फॉर सम टाइम। द नोशन बिहाइंड कोर डिजाइन यूजुअली कॉल्ड कोर करिकुलम। It is that there exists a set of common learnings, knowledge, skills and values and that should be provided to all learners in order to function effectively in the society. The core concept, however, does vary considerable in the interpretation of. One writer has suggested that it is possible to distinguish no less than 6 forms of core design. For our purpose, it is sufficient to understand that curriculum may be organized around the idea of a core as a set of learning essential for all students. मीन्स के आपने एक ऐसा जो है ना करिकुलम डिजाइन किया जो आपको तमाम जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनको फुलफिल करे, ठीक है। उसमें सारा कुछ आ जाए, सब्जेक्ट को भी कवर करे, लर्नर को भी करे, ठीक है जी, आपकी प्रॉब्लम को भी कवर करे, सबको इकट्ठा करके आपका कोर करिकुलम बन जाता है, ठीक है जी। अब करिकुलम डिजाइन के स्टेप्स कौन कौन से हैं जी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, हमने मसला क्या है जिसके लिए आपने करिकुलम डिफाइन करना है। डायग्नोज करें प्रॉब्लम को, सर्च फॉर अल्टरनेटिव सोल्यूशन, उसके सोल्यूशन आप सर्च करें, सिलेक्शन फॉर बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है जी, वो सिलेक्ट करें। रेक्टिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन बाय ऑर्गेनाइजेशन, ऑथराइजेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है जी, जो भी आप सोल्यूशन आप करते हैं उसको आप ऑथराइज करें लोगों कि आप ये वाला सोल्यूशन इसमें इस्तेमाल कर लें, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास करिकुलम बन जाएगा। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसकी वैल्यूएशन कर लेनी है, ठीक है जी। बेनिफिट्स ऑफ करिकुलम डिजाइन आपके पास, इट फोकस ऑन टेंशन ऑन गोल्स, इंप्रूव्स इकोनॉमी, इंप्रूव करता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस करता है जी, और फैसिलिटेट कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। उसके बाद फार्मूलेशन ऑफ करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स। अब करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स के वाले से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अब इनमें जो आप क्वेश्चन बन रहा है वो बनता है यहां पे जाके आपके पास ये विजन, मिशन, एम, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, इनमें फर्क क्या होता है, यहां पे क्वेश्चन बनता है आपका बेसिकली, ठीक है जी। विजन क्या होता है? विजन आपका होता है ब्रॉडेस्ट, सबसे ऊपर जो आपका होता है ना विजन, समझ लें कि आपने पूरी कौम के लिए एक विजन है आपका कि मैंने क्या किया जी, मैंने जनाब करना है अपा पाकिस्तान में जो है एजुकेशन लिटरेसी रेट 100% पे लेके जाऊंगा, एक ब्रॉडर टर्म है विजन। अब विजन के अंदर आपका मिशन आता है, विजन अंदर क्या आता है जी, मिशन आता है। अब समझ लें कि जो विजन आपका जो है ना वो सबसे हायर लेवल पे आपका नेशनल लेवल पे है। मिशन आपका समझ लें कि आपके पास है ये आपका समझ लें कि डिपार्टमेंट के लेवल के आ गया या स्कूल के लेवल पे आ गया, ठीक है। अब एम्स आपके पास क्या है जी? एम्स आपके पास जनरल होते हैं जी। एम्स आपके पास क्या होती हैं? जनरल आपके पास ऑब्जेक्टिव्स को हम एम्स कहते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स मकासद होते हैं ना जी, जो आपके पास जनरल एम्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना जी, जो हम जनरल ऑब्जेक्टिव जिसको अमूमी मकासद कहते हैं, ठीक है, जो पूरे स्कूल के लिए या पूरी क्लास के लिए हम इकट्ठे करते हैं, ठीक है, वो आपके पास एम्स होते हैं। और गोल्स आपके पास स्पेसिफिक जो आपके पास कोई भी कंटेंट को पढ़ाने के लिए जिसको हम खुसूसी मकासद कहते हैं लेसन प्लानिंग में, वो आपके गोल्स होते हैं। और ऑब्जेक्टिव आपके क्या होते हैं जी? ऑब्जेक्टिव आपके मोस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ये उससे भी छोटी टर्म है, ठीक है जी। तो इनकी जो है ना यहां से आपको बेसिकली क्वेश्चन बनता है कि इनकी हायरार्की के वाले से बनता है कि सबसे ब्रॉडर टर्म में विजन होता है, ठीक है जी। फॉर इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको।
आपका विजन है कि पाकिस्तान के अंदर जो ना कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, नो आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड, नो आउट स्कूल, ठीक है जी, आपका विजन आ गया। अब इसका मिशन आप क्या बनाएंगे? अब एनरोलमेंट जनाब, हम एनरोलमेंट कैंपेन शुरू कर दी। एनरोलमेंट कैंपेन मीन के हमारा विजन था ये था कि कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। अब इसका मिशन मैंने क्या कर दिया, मैंने मिशन किया कि मैंने एनरोलमेंट कैंपेन कर दी कि हर बच्चे को स्कूल में लेके आओ, ठीक है जी, कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, कि हमने क्या किया, एनरोलमेंट कैंपेन शुरू कर दी। अब उसके बाद आपके पास आ गया एम, उसके बाद आपके पास आ गया एम। एम आपके पास क्या है जी, आपने क्या किया कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल या आपका जो स्कूल है, जहां पे आपका इदारा है, उस अदारे ने अपने सराउंडिंग में देखा कि हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, टोटल यहाँ पे बच्चे कितने हैं, नादरा से रिकॉर्ड ले लिया। यहाँ से आप फॉर एग्जाम्पल मेरे 500 बच्चा है, तो मेरा एम यह है कि मैंने 500 के 500 बच्चा अपने स्कूल में लेके आना है, या उससे छोटा आ गया। अब देखिए ना, सबसे पहले जो आपके पास विजन था, विजन 25 करोड़ का था, मिशन आपके पास क्या आ गया, उस 25 करोड़ में से जो आपके पास बाहर लोग स्कूल से बाहर, उनको अपने टारगेट किया। अब आपका एम आ गया 500 बच्चे जो आपके स्कूल के अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा एम्स के अंदर, ठीक है जी, एम्स के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आपके पास आएगा जनरल, आपके पास आएगा जी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। आपके पास गोल आप क्या करेंगे कि ये जो 500 बच्चा आया है, इन सारे बच्चों को हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, ये सारे के सारे बच्चों को मैं लिखना पढ़ना सिखा दूंगा, लिखना पढ़ना सिखाऊंगा, ये आपके पास गोल आ गया। अब सबसे नीचे आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है जी, कि ये जो बच्चा आया है, इसको मैंने आज के दिन के लिए जो मैंने अपने जो है ना, जो मेरा पीरियड है, जो मेरा लेक्चर है, उसके वाले से मैंने प्लानिंग करनी है कि इसको आज मैंने अल्फाबेटिक्स सिखाने हैं, अल्फाबेट्स मैंने सिखा। तो यूं आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्टिव है आपके क्लासरूम लेवल के हैं, क्लासरूम लेवल के हैं, आपके पास गोल जो है ना वो स्कूल लेवल के आ गए, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एम्स जो है ना, एम्स आपके पास है कि आपके डिपार्टमेंट लेवल के आ गए, ठीक है जी। मिशन आपका क्या होता है जी, मिशन आपका जो ना जो है उससे हायर लेवल के चले गए, ठीक है जी। आप ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे, आप वीएन अगर एम्स, मिशन आपका जो पंजाब लेवल का चला गया, और एम्स आपके जो वीएन आपका है, वीएन आपका ब्रॉडर पूरे पाकिस्तान लेवल का आ गया, ठीक है। तो ये जैसे जैसे ऊपर आता जाता है, तो जो जैसे फॉर एग्जांपल छोटा फीचर है, सबसे छोटा फीचर एओ होता है, फॉर एग्जांपल उसके पास 10 स्कूल है, उसके ऊपर डिप्टी डीओ होता है, उसके बाद 100 स्कूल है, उसके ऊपर डीओ होता है, उसके पास जनाब 500 स्कूल है, उसके ऊपर डीपीआई है, उसके पास तकरीबन जो है ना समझ लेंगे पूरे पंजाब के जो स्कूल हैं जी, वो आपके पास डीपीआई सेकेंडरी, डीपीआई एलिमेंट्री लहदा है, ठीक है। उनके पास आपके पास जो ना 40-40 हज़ार स्कूल है, ठीक है। डीपीआई के ऊपर आपके पास सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के पास पूरा पंजाब, उसमें गर्ल्स, मेल, फीमेल, एलिमेंट्री सेकेंडरी सारे आ जाते हैं। इसी तरीके से आप ये जो आपके पास एम्स, मिशन, विजन्स, गोल्स वगैरह आते हैं, ये भी आपके टर्म्स चलती हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। ये भी ऊपर से नीचे की तरफ चलती हैं कि सबसे बड़ा जो आपके पास गोल होता है वो आपके पास विजन होता है, उसके अंदर मिशन होता है, फिर आपके पास एम होते हैं, फिर गोल, फिर ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास ये इंस्पिरेशनल होते हैं, ये करंट पर्पज होते हैं, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, ये मीडियम होते हैं, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है। इनकी टर्म्स के बारे से भी आप याद कर सकते हैं कि ये आपके पास क्या होता है, यही क्वेश्चन वो आपसे बार बार पूछता है, ठीक है जी। उसके बाद करिकुलम मॉडल्स के बारे से क्वेश्चन पूछ लेता है। टेलर मॉडल है 1949 में आया था, ठीक है जी। ये डिडक्टिव अप्रोच है, इसमें जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, ठीक है। इनके सिर्फ यही आप नाम याद कर लें, ये टेलर मॉडल और हिल्दा तापा जो ये सिर्फ आप याद कर लीजिएगा, बाकी सिर्फ अपने नाम याद करने हैं, ठीक है। वो पूछ लेता है कि टेलर और हिल्दा तापा जो है ना ये किस हवाले से नाम मशहूर है, तो ये करिकुलम के हवाले से नाम मशहूर है, ये भी क्वेश्चन एक दफा पूछा गया था, ठीक है जी। इसमें ऑब्जेक्टिव के एस्टैब्लिश क्लियर एजुकेशनल गोल्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड्स एंड सोसाइटी का, ठीक है। सिर्फ आप इनके नाम याद कर ले, इसमें इतना आपके पास टाइम नहीं है, इसको आप जो ना डिटेल से पढ़ने की कोशिश करें। टेलर मॉडल 1949 में आया था, हिल्दा ताबा 1962 में आया था, ठीक है जी। ये इंडक्टिव मेथड पे था और ये डिडक्टिव मेथड पे था। इंडक्टिव और डिडक्टिव मैंने आपको पढ़ाया था, टीचिंग मेथड में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाया था, कि सिर्फ आपको यही याद कर लें, जो टेलर मेथड है वो डिडक्टिव अप्रोच पे है, और जो हिल्दा ताबा क्या वो आपका इंडक्टिव अप्रोच पे है, ठीक है जी। ये दोनों आपके मॉडल्स हो गए। फिर व्हीलर मॉडल है, ठीक है जी। उसके बाद कैर मॉडल है, ठीक है जी। फिर साइलर मॉडल है, फिर स्पाइरल करिकुलम है, फिर बैकवर्ड डिजाइन है, ठीक है जी। फिर प्रोडक्ट मॉडल है, ठीक है जी। फिर प्रोसेस मॉडल है, फिर प्रॉब्लम सेंटर्ड मॉडल है। तो ये आपके पास कुछ करिकुलम के मॉडल्स होते हैं, ठीक है। तो इनके सिर्फ अपने नाम ही देख लीजिएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर क्वेश्चन आया भी तो ये आपके बेसिकली ये हिल्दा ताबा और टेलर से ही आ जाएगा। तो ये आपका करिकुलम का चैप्टर था। मैंने कोशिश किया है कि उसको जल्दी जल्दी जो ना वाइंड अप किया जाए, आपको जो ना बिल्कुल शार्ट से टाइम में इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया है। अगर हम इसको जो ना डिटेल से पढ़ते तो ये तकरीबन 4 लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करना था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट का भी आपकी जो ना दोबारा सीटें आई, तो अगर टाइम ज़्यादा मिला तो इंशाल्लाह इसको हम डिटेल से भी पढ़ लेंगे। मैंने बुक आपको शेयर कर दी थी। रात को 8 बजे इंशाल्लाह ताला नया लेक्चर भी आएगा, और साथ इसके जो ना हम जो MCQs का टेस्ट भी लेंगे अभी जो मैंने आपको दिए हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।